कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई चलिए तो एलपीपी में हमने डिस्कस किया हुआ था लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 plus x2 less than equal to 30, x2 greater than equal to 3, x2 less than equal to 12, and x1 minus x2 greater than equal to 20. How many lines you need to draw? सर शौर्य का रिक्वेस्ट आया होगा। कितनी लाइन मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी? नहीं, गलत है। The number of lines that you need to draw is first ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट है x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। तो x1 इक्वल टू 20 यानी कि ये 5 लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो करिए एंड फाइंड आउट द फिजिबल रीजन। फटाफट सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितनी लाइंस हैं ये लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है। द फर्स्ट लाइन इज x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 30 है ना। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 30 पहले मैं ले लेता हूँ। तो ये लाइन पास होगी 0, 30 और 30 0 से। करेक्ट है। चलिए तो सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 75 है क्या? नहीं, गलत आ रहा। 75 कैसे निकाल रहा हो? और 75 निकाल रहा हो तो आपने ग्राफ गलत ड्रॉ किया है।
The first line is passing through 0, 30 and 30, 0. तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया 0, 30 और ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है चलिए, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 0, 30 एंड 30, 0. इसका फिजिबल रीजन किस साइड में आएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन. अगर हम 0, 0 पुट कर रहे हैं, तो 0, 0 इज लेस देन 30, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला जो रीजन है वो मेरा फिजिबल रीजन आ गया. तो दिस वुड बी द फिजिबल रीजन. करेक्ट है. चलिए, अब सेकेंड लाइन मेरी है x2 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 3. वन बाई ये लाइन का कौन सा रीजन फिजिबल होगा? क्या बोल रहा है? x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. एक्चुअल कंस्ट्रेंट क्या है? x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो ये डाउनवर्ड वाला पोर्शन जो है वो फिजिबल होगा या अपवर्ड वाला? क्योंकि डाउनवर्ड में ओरिजिन आ रहा है और ओरिजिन जो है 0, 0 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो कंस्ट्रेंट नंबर 2 को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन होगा दैट वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वो इस डायरेक्शन में जाएगा. क्लियर हुआ ये? चलिए, तीसरा कंस्ट्रेंट मेरा आ रहा है x2 इक्वल टू 12, सॉरी लेस देन. ड्रॉ करूंगा पहले मैं x2 इक्वल टू 12. ये लाइन जो है वो x2 इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट कर रही है. इसका फिजिबल रीजन किधर आएगा? इसका फिजिबल रीजन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. दिस वुड बी द फिजिबल रीजन. चलिए, 3 कंस्ट्रेंट ड्रॉ हो गए. नाउ द 1, 2, 3, देन आई हैव टू ड्रॉ x1 minus x2 equal to 0. करेक्ट है. दिस लाइन विल पास say 30, 0 and 0, 30. x1 30 और 0 और x1 1. तो इसका चलो एक तो ये 0, 0 से पास होगा. 1, 0, 0 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. और दूसरा पॉइंट अपन ले लेते हैं दूसरा पॉइंट अपन ले लेते हैं 30, 30. इज दैट क्लियर? सो दिस विल पास थ्रू द 0, 0 एंड 30, 30. क्लियर है ये? चलिए, तो ये लाइन कहाँ से मिल रही है मेरे को? ओरिजिन से पास होगी एंड 30, 30 यानी कि ये पॉइंट.
करेक्ट। ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इसका कौन सा रीजन फिजिबल रीजन होगा? ये वाला या ये वाला? अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? कोई भी एक पॉइंट ले लो, से एक पॉइंट आप ले लो 12 0, रख के देखो 12 0 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? यस नो? 12 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 12 0 किधर आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो रीजन है दैट वुड बी द फिजिबल रीजन। इज इट क्लियर? तो ये रीजन जो है वो मेरे को फिजिबल रीजन मिल गया। नाउ वन मोर कंस्ट्रेंट इज लेफ्ट। क्या है भाई ये कंस्ट्रेंट? दैट इज x1 इक्वल टू 20, राइट? नाउ x1 इक्वल टू 20, दिस इज 24। ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ये वाला कोऑर्डिनेट निकाले। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 18 आ रहा है ना? 18 आ रहा है और ये आपका हुआ 24, तो सेंटर में आएगा इसका 18, 12 और ये 24, तो ये यहाँ से पास होगा। चलिए, अब ये इसका जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा? इक्वेशन क्या है? x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। तो 0 0 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका फिजिबल रीजन जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब इन सारे पॉइंट्स को ऐड करने के बाद जो मेरे को फिजिबल रीजन मिल रहा है वो आ रहा है A, B, C, D एंड E। ठीक है बच्चों? ये तो हमको जो फिजिबल रीजन मिल रहा है दैट इज अ पेंटागन, जिसके 5 वर्टेक्स मेरे को मिल रहे हैं A, B, C, D और E। तो अब अगर मेरे को Z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे को कैलकुलेट करना है वर्टेक्स A। What is vertex A? 0 3 3 3 आएगा, करेक्ट है? वर्टेक्स B 12 12, ठीक है बच्चों? B का वर्टेक्स क्या आ रहा है? 12 12। C का वर्टेक्स 18 12। D का वर्टेक्स कितना? 20 and 10 and the vertex of E is कितना? 20 और 3। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है बच्चों ये? चलिए जी, तो अब अपन हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 2x1 प्लस 3x2। 2x1 प्लस 3x2, तो मेरे को यहां से मिल जाएगी वैल्यू ऑफ ZA 2x1 दैट इज 15। A पे Z की वैल्यू मेरे को मिली 15, B पे मेरे को Z की वैल्यू मिल रही है 60, C पे Z की वैल्यू मिल रही है क्या है?
हाँ सी है पॉइंट आपका 18-12, सी पे आ रहा है 72, डी पे आ रहा है जेड का वैल्यू दैट इज कितना 70, और ई पे आ रहा है जेड का वैल्यू कितना 49। तो इन गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए, जो भी मेरे को कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए जो भी z की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 72, और इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए जो z की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z वुड बी 15। करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को अगर z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वो आया मेरा 72, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन? ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल वेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम और मिनिमम के केस में मिनिमम। तो ये मैक्सिमाइजेशन का केस था, तो मैक्सिमम वैल्यू आया 72 और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया 18-12। क्लियर है? So here we got a unique optimal solution at point 18 and 12 and that is 72. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? Is that clear to everybody? चार 10 2 3 क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन आप लोग पहले सॉल्व करो ना।
फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? चलो खैर रहने की जरूरत पड़ेगी इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीनों ही क्वेश्चन में x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। So let's try to solve these three questions. चलिए हो गया बच्चों, तीनों क्वेश्चन बन गए, तीनों बन गए। चलिए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कितना? 20,000 आंसर नहीं है। 20,000 तो आप मेरे को z की मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हो। आंसर यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल। अरे वाह, आप लोग तो बड़े होशियार बच्चे हो यार। चलिए अगर अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो पहले तो हम जो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं उनको ड्रॉ करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आई एम श्योर कि ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया होगा। ये ग्राफ अपने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें फिजिबल रीजन मिल रहा है दैट इज ए बी सी एंड दिस इज ओरिजिन ओ, है ना, राइट। चलिए तो अब मेरे को z की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। z की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी थी, तो z a मेरे को मिल रहा था कितना? 20,000। दिस इज 20,000। जेड बी भी मेरे को मिला 20,000। जेड सी 10,000 और जेड डी 0। करेक्ट है। तो अब अगर मैं z की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं तो z की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 20,000, जो कि अभी मेरे को दिखाई दे रहा है कि 2 पॉइंट पे मिल रही है, a एंड b। लेकिन सही जवाब a और b नहीं है। a और b के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, आप एक लाइन ड्रॉ करिए a और b को ज्वाइन करने के लिए। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा ना, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा, उस पर आपको z की वैल्यू जो है वो 20,000 ही मिलेगी। सो आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ z मैक्सिमम एट ओनली एट पॉइंट a एंड b। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ z मैक्सिमम एट ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b। बच्चों क्लियर हुआ ये बात? चलिए इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं मल्टीपल, दिस इज नोन एज द
ये जो सॉल्यूशन मेरे को मिला इसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अच्छा, ये अब सवाल ये उठता है कि ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे को मिला क्यों। चलिए अब यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मेरा 40x1 प्लस 100x2 और यहां पे मेरे पास एक कंस्ट्रेंट आ रहा है 4x1 प्लस 10x2। क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कंस्ट्रेंट का स्लोप जो है वो सेम है। दोनों का स्लेम जो है वो 4x1 प्लस 10x2 आ रहा है। इसको भी मैं 4x1 प्लस 10x2 लिख सकता हूं। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट का स्लोप सेम है। तो मल्टीपल, अच्छा अब क्या हुआ, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मेरे को अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये I have drawn a line ये जो लाइन मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ करी है, ये लाइन जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू मेरे को मिल रही है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए 0 मिल रही है। क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए मैं इस लाइन को ओरिजिन से दूर लेके जाऊंगा और जब मैं इस लाइन को ओरिजिन से दूर लेके जा रहा हूं तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है वो जाके यहाँ पे मेरे कंस्ट्रेंट की लाइन के साथ में कोइंसाइड कर जाएगी। करेक्ट है। और कोइंसाइड कर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेके बी तक सारे पॉइंट्स पर मेरे को सेम वैल्यू ऑफ जेड मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मेरे को मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए फॉर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, slope of one line, one constraint, या एटलीस्ट स्लोप ऑफ एटलीस्ट कर लीजिए इसको, एटलीस्ट वन कंस्ट्रेंट मस्ट बी सेम एज स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्लोप ऑफ एटलीस्ट वन कंस्ट्रेंट शुड बी सेम एज द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। बट नॉट सफिशिएंट क्या मतलब हुआ भाई इसका? अगर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए तो एक लाइन का स्लोप कि कम से कम एक कंस्ट्रेंट का स्लोप, कम से कम एक कंस्ट्रेंट का स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के स्लोप से मैच करना चाहिए। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। करेक्ट है? इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। होना जरूरी है, होना जरूरी है, यानी कि एक लाइन का स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सेम होना चाहिए कम से कम। अगर ऐसा नहीं है तो मैं बेधड़क कह सकता हूं कि यहां पे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर एक लाइन का स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के स्लोप से मिल जाए तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यह आवश्यक नहीं है।
सो इट इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। करेक्ट है। अगर ये कंडीशन मीट कर रही है तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इसी एग्जांपल में देख लो, यहां पे क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का था, तो मेरे को 2 पॉइंट मिले ए और बी, जहां पर मेरे को z की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। करेक्ट है। सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेम कंस्ट्रेंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर यहां पे मैं इसको मैक्स कटा के मीन कर दूं तो z की मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे। करेक्ट है। सिर्फ एक पॉइंट पर अगर मेरे को z की मैक्सिमम मिनिमम सॉरी z की ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही है तो यहां पे मेरे को मिल रहा है यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आपने ये देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन और किसी कंस्ट्रेंट का स्लोप मैच कर रहा है। नहीं कर रहा है तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है कि वहां पे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर हुआ बच्चों ये? ठीक बात है। अगर ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन होता तो मेरे को सिर्फ एक जगह पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता, वो पॉइंट होता 0 0, तो उसे हम कहते हैं यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए, तो अब 2 प्रकार के सॉल्यूशन हमने देख लिए। एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसका मतलब प्रॉब्लम में फिजिबल सॉल्यूशन है, वहां पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है और सिर्फ एक पॉइंट पर मेरे को z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, उसे हम कहते हैं यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी सेकंड टाइप जो हमने देखा, यहाँ पे हमको फिजिबल रीजन मिल रहा था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल रहा था, लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट पे मिल रहा था, इसलिए इसको इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आंसर? अनबाउंडेड। ठीक बात है। क्या 5x1 प्लस 4x2 वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के कंस्ट्रेंट मैंने ड्रॉ करे और कंस्ट्रेंट ड्रॉ करने के बाद जो फिजिबल रीजन मेरे को मिल रहा है वो अनबाउंडेड मिल रहा है। एम आई करेक्ट? तो अब ये बताओ कि मैं यहाँ पे सिर्फ अगर मैं इन कंस्ट्रेंट्स को देखता हूँ, मेरे को फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दे सकता हूँ कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। फिजिबल रीजन मेरे को अनबाउंडेड दिख रहा है कि नहीं? फिजिबल रीजन किधर जा रहा है? ये फिजिबल रीजन आ रहा है, तो ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। ये तो मेरे को फिगर से दिख गया। यहां पे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। बच्चों बात समझ में आ रहा है? डायग्राम अगर ड्रॉ किया होगा तो क्लियर हो गया होगा। अनबाउंडेड, तो फिजिबल रीजन मेरे को अनबाउंडेड मिल रहा है, क्योंकि ये जो मेरा फिजिबल रीजन है इसका अगला वर्टेक्स, एक वर्टेक्स मेरे को ए मिला, एक बी मिला, इसका बाद का तो वर्टेक्स जो है वो मेरे को मिल नहीं रहा, तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। तो बच्चों क्या इस लेवल पे अब मैं लिख दूं कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड है? नहीं बच्चों, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा। सॉल्यूशन जो है वो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ ए? ए का वर्टेक्स निकालो। जीरो कॉमा 1.5, 0,1.5, और बी का वर्टेक्स क्या आ रहा है? एक आया 0,1.5, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ बी?
अरे ये तुम्हारा x1 + 2x2 = 3 है, और दूसरी लाइन ये वाली कौन सी लाइन है? कितना आ रहा है? b का क्या आ रहा है? 2 और 1/2। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब हम इसका z का वैल्यू मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं z का वैल्यू मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं a पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट a? 0 और 1.5 आ रहा है। क्या वैल्यू आ रही है z की? 6 आ रहा है। चलिए जी, b पे क्या वैल्यू आ रही है? 2 और 1/2 पे। अरे कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो यार? 12। हाँ, कितना आ रहा है? 12। 12। ठीक, करेक्ट है। एक वैल्यू मेरे को मिला ZA = 6, ZB मेरे को मिला 12, राइट। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक वर्टेक्स जो है, अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 5x1 + 4x2। (5x1 + 4x2) ये मेरा z था। क्लियर? अब इधर देखो, एक वर्टेक्स जो है, अगर मैं एक वर्टेक्स लूं 0 और इंफिनिटी, 0 और इंफिनिटी मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 और इंफिनिटी रख के देखो, सारे कंस्टेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं? 0 और इंफिनिटी, पहला कंस्टेंट सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है x1 x2 ≥ 0। तो यहां पे मैं एक वर्टेक्स रख सकता हूं 0 और इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? और जब मैं 0 और इंफिनिटी रखता हूं तो मेरे को z की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मेरे को मिल रही है इंफिनिटी, क्योंकि 0 एंड इंफिनिटी इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अब अगर सवाल ये है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो आप क्या कहोगे? इंफिनिटी। क्या कहोगे आप? z = 5x1 + 4x2, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z? काय को 0? 0 डज नॉट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट। वो तो फिजिबल रीजन में है ही नहीं 0। तो जो भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो वर्टेक्स पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको 6 मिल रही है, करेक्ट है। सेम प्रॉब्लम में अगर मेरे को मिनिमम निकालना होता तो मेरे को मिलता z minimum = 6 और मेरे को मिलता यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मेरे को सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही है, एंड दैट इज 0 एंड 1.5। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो यही अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। इसका मतलब अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं होगा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब z की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए वो +∞ मिले, और z की मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए वो -∞ हो। एम आई करेक्ट? तभी ऐसा नहीं कि अपन डायग्राम ड्रॉ किए और अनबाउंडेड रीजन आ गया तो अपन बोल दें कि भैया ये तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम। अगर z max = यदि आपको +∞ मिल रहा है तो इसका मतलब अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, या z मीन के केस में आपको मिल रहा है -∞। इस क्वेश्चन में z मिनिमम के केस में मेरे को -∞ नहीं मिल रहा है, z मिनिमम जो है वो मेरे को 6 मिल रहा है। तो मिनिमाइजेशन के केस में इट हैज द यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या? यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन यानी कि z की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी मिल सकती है और z की मिनिमम वैल्यू मेरे को -∞ मिल सकती है, यानी कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ z। जब z की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो
मैक्सिमाइजेशन के केस में आप मैक्सिमाइज कर लो जितना चाहो तो वो अनबाउंडेड हुआ, और मिनिमाइजेशन के केस में जितना आप मिनिमाइज करना चाहते हो अगर उतना ही आप करते जा रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं अनबाउंडेड। एम आई क्लियर? क्लियर हुआ ये पॉइंट? अनबाउंडेड सॉल्यूशन तब होगा जब z की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो z की वैल्यू, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमाइजेशन के केस में बढ़ती जाए और मिनिमाइजेशन के केस में घटती जाए, तो उसे हम कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन का क्या है ऑप्शन? थर्ड क्वेश्चन 2x प्लस, सर तो सेकेंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन ही है ना? क्या क्वेश्चन था? मैक्सिमाइजेशन था कि मिनिमाइजेशन था? मैक्सिमाइजेशन ही रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में अनबाउंडेड आएगा ना? यस सर। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू z की जो है वो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मेरे को z को मैक्सिमम करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, x1 को बढ़ाना है, बढ़ाते जाओ। x1 को बढ़ाने से कोई भी कंस्ट्रेंट तुमको रोक नहीं रहा। पहला कंस्ट्रेंट बोल रहा है कि आप x1 को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो, दूसरा कंस्ट्रेंट भी आपको कह रहा है कि आप x1 को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो, तो आप क्या करो, x1 को इन्फिनिटी तक ले जाओ और z की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पालो, राइट? तो मैक्सिमाइजेशन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इसलिए ये अनबाउंडेड है। मिनिमाइजेशन होता तो फिर यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे को मिलता। चलिए, अब अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर मैं कंस्ट्रेंट 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -20 लेता हूं तो इसका जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। और अच्छा, आप लोगों ने क्या लिखा है इसमें? xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ था, क्योंकि अगर xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर इसमें भी मेरे को फिजिबल रीजन मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन जाके इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चूंकि xy आपको यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, तभी ये x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो भी फिजिबल सॉल्यूशन है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आना चाहिए, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये दोनों लाइन जो है वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इन दोनों लाइन के बीच का कोई भी रीजन जो है वो कॉमन नहीं है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। इज दैट क्लियर? तो भैया ये प्रॉब्लम में तो कोई सॉल्यूशन ही संभव नहीं है, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सारे कंस्ट्रेंट को एक साथ में सेटिस्फाई करे। अगर कोई वैल्यू पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगी तो वो दूसरे को नहीं करेगी, और जो दूसरे को कर रही है वो पहले को नहीं करेगी, तो यहाँ पे कोई कॉमन रीजन ही नहीं मिल रहा मेरे को, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, तो बेसिकली आपको 4 टाइप के सॉल्यूशन जो है वो मिल सकते हैं। 4 टाइप के सॉल्यूशन यू कैन ऑब्टेन। फर्स्ट, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। What is the meaning of unique optimal solution? प्रॉब्लम में फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं, तभी तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है। फिजिबल सॉल्यूशन है लेकिन मेरे को ऑप्टिमल वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही है। सेकंड, मेरे को मिल सकता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कंडीशन होगी? हाँ, कम से कम एक कंस्ट्रेंट का स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के स्लोप के साथ मैच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा? नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर किसी कंस्ट्रेंट का स्लोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के स्लोप से मैच कर रहा है तो वहां पे संभावना है कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे को मिल सकता है। इज इट क्लियर? मतलब क्या हुआ, फिजिबल सॉल्यूशन है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर मिल रहा है। करेक्ट है? चलिए, थर्ड मेरे को मिला अनबाउंडेड सॉल्यूशन।
अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्या नेसेसरी कंडीशन है अनबाउंडेड सॉल्यूशन के लिए? नेसेसरी कंडीशन ये है कि फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड होना चाहिए, लेकिन अगेन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन है कि फिजिबल रीजन जो है दैट मस्ट बी अनबाउंडेड। करेक्ट है? अनबाउंडेड तब होगा कि अगर मैं z को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं तो z को मैक्सिमाइज करने से रोकने वाली कोई कंस्ट्रेंट मेरे पास में नहीं है, और अगर मैं z को मिनिमाइज कर रहा हूं तो z को मिनिमाइज होने से रोकने वाली कोई कंस्ट्रेंट मेरे पास में नहीं है। हिंदी में बोले तो मैक्सिमाइजेशन के केस में मेरे को प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है और मिनिमाइजेशन के केस में मेरे को माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। इज इट क्लियर? और चौथा तो बड़ा सिंपल है, नो सॉल्यूशन। कोई कॉमन रीजन ही मेरे को नहीं मिला तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन वहां पर होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों गेट में जो एक क्वेश्चंस आते हैं उसमें नॉर्मली आपको z का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं आता है। नॉर्मली वो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है कि ये जो प्रॉब्लम दिया है इसका यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो वैसे तो आप सॉल्व करके निकालिएगा, लेकिन अगर टाइम ना हो तो राम का नाम लेके तुक्का मार दीजिएगा। तुक्का मारिएगा, 90% चेक कर लीजिएगा कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट का स्लोप सेम आ रहा होगा, तो यू कैन गो विद द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्योंकि बाकी सब चीज़ों को निकालने के लिए मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही चीज़ है जो बिना सॉल्व किए मैं आंसर तो वहाँ पे भी नहीं निकलेगा, उसको भी सॉल्व करके ही मेरे को मालूम चलेगा कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्चुअली है कि नहीं। लेकिन कम से कम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट का स्लोप मैच कर रहा है तो वहाँ पे संभावना तो बन जाती है, राइट। तो अगर टाइम ना बचे, तुक्का मारना हो तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए फिर कल की क्लास में विल स्टार्ट द सिंप्लेक्स मेथड।